अध्याय 14। संपत्ति 6। अतुलनीय नेतृत्व योग्यताएं। जब मैं पहले पहल नेटवर्क मार्केटिंग के संसार पर शोध कर रहा था तो उस दौरान मैं कई मीटिंग्स तथा कार्यक्रमों में गया जहां मैंने दर्जनों लोगों को खड़े होकर बोलते सुना और दूसरों को उनकी व्यक्तिगत महानता खोजने के लिए प्रेरित करते देखा। इन लोगों ने शून्य से शुरुआत करने की अपनी कहानियां बताई कि किस तरह वे अंततः अपने सपने ऊंचे अपने सबसे ऊंचे सपनों से भी ज़्यादा दौलतमंद कैसे बने। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह व्यवसाय उन लोगों के लिए बिल्कुल वही कर रहा था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे करने को कहा था। यह व्यवसाय उन्हें व्यवसाय के सिद्धांत ही नहीं सिखा रहा था, यह तो उन्हें लीडर्स के रूप में ढाल रहा था। हालांकि वह ढेर सारे पैसों की बात कर रहे थे, लेकिन यह दरअसल दूसरे लोगों को उनके खोल से बाहर निकालने, अपने डरों के पार जाने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके लिए यह ज़रूरी था कि वक्ता के पास नेतृत्व संबंधी योग्यताएं हो। नेतृत्व की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भले ही कई लोग सपना, परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना और स्वतंत्रता जैसे घिसे पिटे शब्द दोहराते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इतना विश्वास और प्रेरणा जगा पाते हैं कि दूसरे उन शब्दों का अनुसरण करने लगे। यह सही शब्द रटने और उन्हें दोहराने का मामला नहीं है, यह तो शब्दों के जरिए दूसरों के दिलों तक सीधा पहुंचने की योग्यता विकसित करना है। यह एक ऐसा गुण है जो शब्दों से परे होता है। यह वास्तविक नेतृत्व है। आप सोच सकते हैं कि नेतृत्व योग्यताएं संपत्ति एक, दुनिया, असली दुनिया की व्यवसाय शिक्षा, या संपत्ति दो, व्यक्तिगत विकास का लाभकारी मार्ग के हिस्से में शामिल होनी चाहिए थी। तार्किक बात है, आप दोनों के ही पक्ष में दलीलें दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नेतृत्व की क्षमता ऐसी योग्यताओं का इतना मूल्यवान, इतना शक्तिशाली तथा इतना दुर्लभ समूह है कि यह अपने आप में एक वास्तविक संपत्ति है और एक अलग अध्याय की हकदार है। सभी अन्य व्यावसायिक योग्यताएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन नेतृत्व ही वह शक्ति है जो सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ती है। नेतृत्व ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत कोई व्यवसाय बेहतरीन बनता है। शब्दों को सीधे दिल तक पहुंचाना। मैं 50 और 60 के दशक में बड़ा हुआ था। उस वक्त जॉन एफ कैनेडी उन महानतम वक्ताओं में से थे जिन्हें मैंने सुना था। जब मई 1961 में उन्होंने अमेरिका को बताया कि हम एक दशक के भीतर इंसान को चंद्रमा पर पहुंचाने वाले हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों को दरअसल ज़रा भी पता नहीं था कि हम इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। यह महत्वाकांक्षा से परे था, यह तो अकल्पनीय था, लेकिन इसके बावजूद हमने यह काम कर दिखाया। हालांकि 3 साल के भीतर ही कैनेडी की हत्या हो गई, लेकिन उनका नेतृत्व इतना प्रबल और शक्तिशाली था कि उनका सपना उनकी मौत के बाद भी कायम रहा। उनकी हत्या के बावजूद, वियतनाम की विभीषिका के बावजूद, देश में दंगों और मतभिन्नता के बावजूद तथा कैनेडी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनके पूर्व प्रतिद्वंदी रिचर्ड निक्सन के 1968 में राष्ट्रपति बनने के बावजूद हमने क्या किया? हमने 1969 में इंसान को चंद्रमा पर पहुंचा दिया। निश्चित रूप से एक दशक के भीतर। यही नेतृत्व है, आपके बताए गए सपने की प्रबल शक्ति द्वारा काम करवाने की शक्ति। सच्चे लीडर्स पहाड़ भी हिला सकते हैं। वियतनाम में मैंने खोजा कि महान लीडर्स कठोर नहीं थे। वे चीखते चिल्लाते हो या दूसरों का अपमान करते हो, ऐसे वे नहीं थे। मैंने पाया कि युद्ध की गर्मी में भी महान साहसी लीडर्स प्राय शांत रहते थे, लेकिन जब भी वे बोलते थे तो उनके शब्द हमारे दिलों और आत्माओं तक पहुंचते थे। सभी महान लीडर्स महान कहानीकार थे जो अपने सपने को इतने सजीव तरीके से संप्रेषित कर सकते थे कि बाकी लोग भी उसकी साकार तस्वीर देख लेते थे। ईसा मसीह, बुद्ध, मदर टेरेसा, गांधी, मोहम्मद को देखें। वह सभी महान लीडर्स थे जिनका अर्थ है वे महान कहानीकार थे। पैसा, सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स,
या सेवा वाले व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होता। यह तो सबसे अच्छे लीडर्स वाले व्यवसाय की ओर प्रवाहित होता है। जो व्यवसाय अपनी कहानी बताने का तरीका भूल गया है, उसका धंधा भी जल्द ही चौपट हो जाता है, भले ही उसके पास टनों सामान पड़ा हो। जब मैं कोई ऐसी कंपनी देखता हूँ जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है, तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उसका लीडर कंपनी के सपने को संप्रेषित नहीं कर पाता। वह कहानी बता नहीं पाता। वह लीडर स्मार्ट तो हो सकता है, लेकिन संप्रेषण के मामले में कमज़ोर होता है। बी क्वाड्रेंट के लिए आपको नेतृत्व की जिन योग्यताओं की ज़रूरत होती है, वह उन प्रबंधन योग्यताओं से बहुत अलग होती है जिनकी आपको ई और एस क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे गलत न समझे, प्रबंधन की योग्यताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रबंधन और नेतृत्व की योग्यताओं में बहुत फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं कि मैनेजर्स लीडर हो, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि लीडर्स मैनेजर्स हो। मैं एस क्वाड्रेंट के कई विशेषज्ञों या छोटे व्यवसाय मालिकों से मिलता हूँ जो अपने व्यवसाय का विस्तार तो करना चाहते हैं, लेकिन एक वजह से नहीं कर पाते। उनमें नेतृत्व की योग्यताएं नहीं होती। कोई भी उनका अनुसरण नहीं करना चाहता। कर्मचारी उन पर विश्वास नहीं करते, ना ही उनसे प्रेरित होते हैं। मैं मध्यम श्रेणी के कई ऐसे मैनेजर्स से मिला हूँ जो कंपनी की सीढ़ी चढ़ने में इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ संवाद नहीं कर पाते। संसार ऐसे ढेरों एकाकी लोगों से भरा हुआ है जो अपने सपनों का स्त्री पुरुष सिर्फ इसलिए नहीं खोज पाते क्योंकि वह यह संप्रेषित नहीं कर पाते कि वह कितने अच्छे इंसान हैं। संवाद जीवन के हर पहलू पर असर डालता है, और यही वह नंबर वन योग्यता है जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स कई बार खुद को सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले कहानीकार कहते हैं। वास्तव में उनके सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले कहानीकार होने का कारण बहुत सीधा सा है। वह दरअसल सबसे अच्छे कहानीकार होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यावसायिक प्रशिक्षणों में हिस्सा लेने पर मुझे कई बेहद सफल असली दुनिया के व्यवसाय मालिकों से मिलने का अवसर मिला जिन्होंने अपने व्यवसाय शून्य से शुरू किए थे। कई बेहतरीन शिक्षक थे क्योंकि वे सिद्धांत नहीं, अनुभव सिखा रहे थे। कई सेमिनार्स में मैं प्रायः उनके बिना लाग लग की बातों पर सहमति में सर हिलाने लगता था जब वे बताते थे कि व्यवसाय की असली दुनिया में बचे रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेमिनार्स के बाद मैं अक्सर निर्देशकों से बातचीत करता था। मैं इस बात पर हैरान था कि उन्होंने कितना सारा पैसा कमाया था, न सिर्फ व्यवसाय से बल्कि निवेशों से भी। कई ने तो अमेरिकी कंपनी के कई शीर्षस्थ सीईओ से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। बहरहाल इन निर्देशकों में एक ऐसी चीज़ थी जिनसे मैं और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ। हालांकि वे अमीर थे, उन्हें ऐसे कार्यक्रम देने की निश्चित ही ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनमें अपने साथियों को सिखाने और उनकी मदद करने का जोश था। मुझे एहसास होने लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय इस बात पर आधारित है कि लीडर्स लोगों को ऊपर खींचें, जबकि पारंपरिक कंपनियां या सरकारी संस्थाएं केवल कुछ लोगों को ही तरक्की देने पर आधारित है, जबकि अधिकांश कर्मचारियों को नियमित तनख्वाह से संतुष्ट रखा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग जगत के ये निर्देशक यह नहीं कह रहे थे, अगर आप प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसकी बजाय यह कह रहे थे, आइए, मैं बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने में आपकी मदद करता हूँ। जब तक आप सीखना चाहते हैं, तब तक मैं आपके लिए हमेशा मौजूद रहूँगा। हम एक टीम में हैं। ये बहुत खास प्रकार का लीडर। नेतृत्व गुण कई लोगों के भीतर होते हैं, लेकिन वे बाहर प्रकट नहीं हो पाते। उन्हें कभी अवसर ही नहीं मिलता। मेरे अम्मी डैडी यह बात समझते थे। उन्होंने मुझे मेरिन कॉर्प्स और इसके बाद वियतनाम जाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका एक कारण यह भी था कि वे जानते थे कि इससे मेरी नेतृत्व योग्यताओं का विकास होगा। लेकिन अपने भीतर के लीडर को प्रकट करने के लिए आपको नौसेना में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वह अवसर नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही मिल सकता है। और
नेटवर्क मार्केटिंग के नेतृत्व कार्यक्रम की सच्ची सुंदरता सिर्फ इसी तथ्य में निहित नहीं है कि इससे नेतृत्व का विकास होता है। विशेष बात तो यह है कि इससे एक खास प्रकार का नेतृत्व प्रकट होता है। सेना इस तरह का लीडर तैयार करती है जो लोगों को अपने देश की रक्षा के लिए प्रेरित करे। व्यवसायिक जगत इस तरह का लीडर तैयार करता है जो प्रतिस्पर्धा को परास्त करने के लिए टीमें बनाए। नेटवर्क मार्केटिंग इस प्रकार का लीडर विकसित करती है जो बेहतरीन शिक्षक बनकर दूसरों को प्रभावित करे और दूसरों को उनके सपनों का पीछा करना सिखाकर उनके जीवन के सपने साकार करना सिखाए। शत्रु को हराने या प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने के बजाय अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स दूसरों को प्रेरित करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना दुनिया में मौजूद आर्थिक संपन्नता को पाने का तरीका सिखाते हैं। नेतृत्व की क्षमता विकसित करने का अवसर एक ऐसा जीवन मूल्य है जो नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में अनूठा और अंतर्निहित है। निश्चित रूप से आप किसी अन्य क्षेत्र में जाकर भी नेतृत्व के गुण सीख सकते हैं। यूँ तो सेना, सरकार, कंपनी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से लीडर उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं है। वास्तविक नेतृत्व बहुत दुर्लभ होता है नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर। जॉन बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बताते हैं कि ऐसा क्यों है। जॉन बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अनूठी बात यह है कि यह एक ऐसा व्यापक भुगतान तंत्र है जिसमें 100% लोग स्वेच्छा से आते हैं। आपको एक भी ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा जिसे समय पर ऑफिस आना पड़ता हो या हाजिरी देनी पड़ती हो। स्वतंत्र प्रतिनिधियों के रूप में किसी को भी नौकरी पर रखा या निकाला नहीं जाता है। यहाँ हर व्यक्ति स्वेच्छा से काम करता है। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि क्या करना है, कोई भी आपको आदेश नहीं दे सकता है। तो फिर यह काम कैसे करता है? आखिर यह मशीन चलती किस इंजन के दम पर है? जवाब एक ही शब्द में दिया जा सकता है, नेतृत्व। और जो नेतृत्व आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में विकसित करते हैं वह आपके जीवन के हर अन्य पहलू में भी नजर आने लगेगा। नेतृत्व के 4 तत्व। पारंपरिक स्कूल आपको एक अच्छा कर्मचारी बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। वह केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपकी मानसिक योग्यता। यदि आप समीकरण सुलझा सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आपको कंपनी चलाने लायक स्मार्ट मान लिया जाता है। यह मूर्खतापूर्ण है। मैं आज अगर एक सफल उद्यमी हूं तो उसका कारण है नौसेना में मिला मुझे प्रशिक्षण। मिलिट्री स्कूल आपको बेहतरीन लीडर बनने के लिए तैयार करते हैं और इसके लिए वे आपकी मानसिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक योग्यताओं पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि भीषण दबाव में कैसे काम किया जाए। मुझे वियतनाम में हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रशिक्षण मिला था, लेकिन अपनी आध्यात्मिकता को विकसित किए बिना मैं कभी लौट कर नहीं आ पाता। उसके कमज़ोर होने का डर ब्रैकेट में भावना हावी हो जाता और गोलियां चलाने के काम में मेरी कड़बड़ाने की शंका थी ब्रैकेट में शारीरिक। इन चारों तत्वों मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक के समन्वय में काम करने से मुझे अपने मिशन में कामयाब होने में मदद मिली। इससे मुझे वह ज्ञान और समझ भी मिली जिसकी ज़रूरत व्यवसाय जगत में अच्छा लीडर बनने के लिए होती थी, क्योंकि नेतृत्व के यही 4 तत्व व्यवसाय में सफलता पाने के लिए ज़रूरी होते हैं: मस्तिष्क, आत्मा, शरीर, आध्यात्मिकता। यदि आप अपने चारों पहलुओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप नाकाम हो जाएंगे। और अगर आप अपने लोगों में भी इन चारों को विकसित नहीं कर पाते हैं और इस तरह उन्हें प्रभावी लीडर नहीं बना पाते हैं, तब भी आप नाकाम हो जाएंगे। यह इतनी ही सीधी सी बात है। यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है जो मिलिट्री स्कूल्स में सिखाई जाती है। मोर्चे पर रहते वक्त
इस चिंता में मत डूबो कि आपको पसंद किया जा रहा है या नहीं। जाहिर है, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन महान लीडर बनने के लिए आपको सीमाएं तय करनी होती है। अपने स्टाफ्स के व्यवहार की निगरानी करनी पड़ती है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। कई बार आपको अपनी सूची से लोगों का नाम भी काटना पड़ता है। हाँ, यह भी होता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी होने वाला है। आप सर्वश्रेष्ठ संभव टीम बनाने जा रहे हैं, जो अच्छी तरह समझती है कि आपकी उम्मीदें क्या हैं और आप क्या सहन करेंगे तथा क्या नहीं। अध्याय 14 समाप्त। अध्याय 15 संपत्ति 7 वास्तविक दौलत निर्माण की कार्यप्रणाली। स्वाधीनता का घोषणा पत्र जिन 3 लोगों ने तैयार किया था, उनमें थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स शामिल थे। दोनों आजीवन बेहतरीन मित्र रहे, हालांकि कई बार उनमें मतभेद भी हुए, बहुत गंभीर मतभेद। उनका स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था और एक समय तो दोनों कटु राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए तथा कई मुद्दों पर एक दूसरे का विरोध करने लगे। बरसों तक दूसरे और तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने आपस में बातचीत नहीं की, लेकिन अंततः बाद के वर्षों में उनमें सुलह हो गई और उनका लंबा पत्राचार अब अमेरिकी साहित्य का एक संग्रहणीय खजाना है। संयोग से उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन 4 जुलाई 1826 को हुई, स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के ठीक 50 साल बाद, जिसे उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ लिखा था। इन दोनों के बारे में एक और अजीब तथ्य है, दौलत से उनका संबंध। जेफरसन वर्जीनिया के सामंती जमींदार थे और उनके पास हजारों एकड़ की जायदाद थी। दूसरी ओर एडम्स काफ़ी गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे और मैसेच्यूसेट्स में वकील बने थे। लंबे जीवन काल में उनके पास कभी ज़्यादा दौलत नहीं रही। बहरहाल, जिस दिन उन दोनों की मृत्यु हुई, उस दिन एडम्स के पास लगभग $1 लाख की संपत्ति थी, जबकि जेफरसन पर लगभग $1 लाख का कर्ज था। जेफरसन के पास पैसा था, जायदाद थी, लेकिन यह सब उनकी उंगलियों से धीरे धीरे फिसलती चली गई। एडम्स के पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं रहा और वह जीवन भर सादगी से जिए, लेकिन दौलत बनाने पर उनकी मजबूत पकड़ थी। यह पुस्तक लिखने का एक केंद्रीय कारण यह सुनिश्चित करना है कि आप पैसे और दौलत के बीच के अति महत्वपूर्ण फर्क को समझ लें। करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले अधिकांश लोग 3 साल बाद दिवालिया क्यों हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही उन्हें अचानक ढेर सारा पैसा मिल गया था, लेकिन वे दौलत की अवधारणा को नहीं समझते थे। दौलत का अर्थ धन नहीं है। दौलत आमदनी के आकार से नहीं नापी जाती। दौलत तो समय से नापी जाती है। अगर मेरे पास बचत के नाम पर सिर्फ $1,000 जमा है और मेरे जीवन यापन का खर्च $100 प्रतिदिन का है, तो मेरी दौलत 10 दिनों के बराबर है। दौलत यह बताने वाली सामर्थ्य है कि आप भविष्य में कितने दिनों तक अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। खुद से पूछें, यदि मैं आज काम करना छोड़ दूं, तो आर्थिक दृष्टि से मैं कितने समय तक बचा रह सकता हूं? आपको जो भी जवाब हो, वही इस पल आपकी दौलत है। आइए हम इस परिभाषा का थोड़ा गहरा कर लेते हैं। दौलत का पैमाना यह है कि आप अपने वर्तमान स्तर की जीवन शैली को भविष्य में कितने दिनों तक कायम रख सकते हैं, यानी आप में जीवन शैली के उन स्तर पर कितने दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि अमीर लोग एक अलग प्रकार के पैसे के लिए काम करते हैं। वे आमदनी उत्पन्न करने के लिए काम नहीं करते, वे तो दौलत बनाने के लिए काम करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के सबसे गहन जीवन मूल्यों में से एक है, जिसे इस व्यवसाय को देखने वाले अधिसंख्यक लोग नहीं समझ पाते। यह है कि यह व्यक्तिगत दौलत निर्माण का इंजन है।
वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए मेरा 4 कदमों का सरल मार्ग। किम और मैं जीवन में जल्द ही रिटायर हो गए थे, नौकरियों के बिना, सरकारी सहायता के बिना और स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में किसी तरह के निवेश के बिना। हमने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि हम उन्हें बहुत जोखिम भरे निवेश मानते थे। हालांकि मेरी राय में म्यूचुअल फंड्स सर्वाधिक जोखिम भरे निवेशकों से में से एक है। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए किम और मैंने चार कदमों की चार कदमों की सरल योजना पर अमल किया। इस काम में हमें 9 साल का समय लगा, 1985 से 1994 तक। हमने शून्य से शुरुआत की और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होकर रिटायर हो गए, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल भी निवेश किए बिना। यह योजना इस तरह है। एक व्यवसाय बनाएं। स्टेप 2, अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश करें। स्टेप 3, रियल एस्टेट में निवेश करें। स्टेप 4, अपनी संपत्तियों को विलासिता के समान खरीदने दें। आइए देखते हैं ये श्रृंखला किस तरह काम करती है। स्टेप 1, एक व्यवसाय बनाएं। व्यवसाय या कंपनी बनाकर आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका के कर कानून उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं जो अपनी आमदनी बी क्वाड्रेंट से कमाते हैं। दूसरी ओर, कर कानून उन लोगों को सजा देते हैं जो ई क्वाड्रेंट में कमाई करते हैं। कोई भी व्यवसाय किसी बच्चे की तरह होता है, उसे बढ़ने के लिए समय की ज़रूरत होती है। किसी भी व्यवसाय को ज़मीन से उठने में आमतौर पर 5 साल का समय लगता है। हालांकि कई बार इसमें कम समय भी लग सकता है और निश्चित रूप से ज़्यादा समय तो लग ही सकता है। स्टेप 2, अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश करें। इस प्रक्रिया की कुंजी यह है कि आप अपने व्यवसाय का इस्तेमाल जीवन यापन की आमदनी के मूलभूत स्रोत के रूप में नहीं करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए उतरने वाले बहुत से लोग यह गलती कर बैठते हैं। जैसे ही वे अपने नए व्यवसाय से आमदनी की धारा उत्पन्न होते देखते हैं, वे उस नई आमदनी से अपनी आजीविका के खर्च को बढ़ा लेते हैं। दूसरी कार खरीदना, ज़्यादा बड़ा मकान खरीदना, महंगी छुट्टियां मनाना आदि। लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वे मूर्ख होते हैं। मैंने बहुत बुद्धिमान और जानकार लोगों को भी इस राह पर चलते देखा है। वह इसे एक कारण से करते हैं और सिर्फ एक ही कारण से करते हैं। वह अब भी ई क्वाड्रेंट में ही जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सोच रहे हैं। यदि आप दौलत बनाना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग को उस रेखा चित्र के बाएं हाथ वाले हिस्से से निकालकर बी और आई के संदर्भ में सोचना शुरू करना होगा। सबसे पहली बात, अपनी दिन की नौकरी करते रहें। आपका लक्ष्य नौकरी के स्थान पर व्यवसाय करना नहीं है। इस तरह तो आप अपने व्यवसाय को ही नई नौकरी मान बैठेंगे। इस तरह आप कभी दौलत नहीं बना पाएंगे। इसके बजाय एक बार जब आपका नया व्यवसाय थोड़ा पैसा बनाने लगे तो सीधे कदम 2 पर पहुंच जाएं। उस व्यवसाय में अपनी नई आमदनी का दोबारा निवेश करें ताकि वह और ज़्यादा बढ़ सके। लेकिन मैं अपनी दिन की नौकरी नहीं करना चाहता। मुझे वही काम करने से नफरत है। क्या यही असली मुद्दा नहीं है? मैं कर्मचारी के रूप में काम नहीं करना चाहता। आपकी बात वाजिब है। आप ई क्वाड्रेंट से बाहर निकलना चाहते हैं और उस नौकरी को लात मारना चाहते हैं। शायद आप उस नौकरी से नफरत करते हैं, या फिर शायद आप उन बहुत से प्रोफेशनल्स जैसे हों जिनसे मैं मिला हूं। उन्हें अपने काम से तो प्रेम है, लेकिन इस तथ्य से नहीं कि उन्हें वही काम हर सप्ताह 40, 50 या 60 घंटे तक करते रहना पड़ता है। कारण चाहे जो हो, कठोर सच्चाई यही है। यदि आप अपने जीवन यापन के मासिक खर्च के लिए नए व्यवसाय से मिलने वाली सारी आमदनी खर्च कर देते हैं तो आप व्यवसाय खड़ा नहीं कर सकते। आप तो दरअसल एक दूसरी नौकरी कर रहे हैं। अपने व्यवसाय को खड़ा करने के लिए व्यवसाय का सच्चा मालिक निवेश करना और दोबारा निवेश करना कभी नहीं छोड़ता।
बहुत सारे लोग किसी भी व्यवसाय में बाहरी दौलत सिर्फ इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वे अपनी आमदनी का व्यवसाय में लगातार निवेश नहीं करते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यह कैसे किया जा सकता है? जॉन कहते हैं, पारंपरिक कंपनियां दोबारा निवेश करने के लिए कई काम कर सकती हैं, जैसे नया वेयरहाउस बनाना, राष्ट्रव्यापी विज्ञापनों पर पैसे खर्च करना, नई प्रोडक्ट लाइंस विकसित करना और नए वितरण मार्ग करना खरीदना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में आपको इन चीज़ों पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सभी निवेश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपके लिए स्वयं कर देती है। तो फिर आप अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश कैसे करें? निश्चित रूप से कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आप समझदारी से थोड़े पैसे का निवेश कर सकते हैं। आप खुद को प्रशिक्षित और शिक्षित करने में निवेश कर सकते हैं, दूसरे शहर में अपने बढ़ते नेटवर्क को सहारा देने के लिए यात्राओं में निवेश कर सकते हैं, या फिर व्यावसायिक सफलता में मददगार प्रचारात्मक व शैक्षणिक संसाधनों पर खर्च कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मामलों में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सबसे बड़ा पूंजी निवेश आपके धन का नहीं, बल्कि आपके समय और प्रयास का होता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क से होने वाली आमदनी का अधिकांश हिस्सा आपके पास बच जाता है। इस शेष पैसे से आप दौलत बनाने की गंभीर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। गौर करें, मैंने दौलत बनाने की बात कहा है, दौलत गंवाने की नहीं कहा है। वह गलती ना करें जो मैंने बहुत से लोगों को करते देखा है। कमीशन से मिलने वाले चेक को ज़्यादा बड़ी कार या मकान पर खर्च ना कर दें। कमीशन से मिलने वाला सारा पैसा अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में ना उड़ा डालें। अपने नए व्यवसाय से होने वाली आमदनी का अपमान ना करें। उसे ज़मीन में ज़्यादा बड़े गड्ढे में खोदकर उसे न डालें। इसके साथ उतने ही सम्मान से पेश आए जितने की यह हकदार है। इसका निवेश करें। स्टेप 3, रियल एस्टेट में निवेश करें। जब आपकी व्यावसायिक आमदनी बढ़ने लगती है तो आप उस अतिरिक्त आमदनी से रियल एस्टेट यानी ज़मीन जायदाद खरीदते हैं। आपने गौर किया होगा कि मैंने इस योजना में म्यूचुअल फंड, स्टॉक पोर्टफोलियो या अन्य पेपर एसेट्स को शामिल नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही इन संपत्तियों को बनाना सबसे आसान होता है, ब्रैकेट में आपको उन्हें बस खरीदना भर होता है, लेकिन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना बहुत जोखिम भरा होता है। मुनाफर मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है और निवेश में जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है। यहाँ विचार यह है कि आप अपनी अतिरिक्त आमदनी का उपयोग इस तरह करें ताकि आमदनी उत्पन्न करने वाली एक संपत्ति बन जाए। वैसे तो आमदनी प्रदान करने वाली कई प्रकार की संपत्तियां होती है, लेकिन मैं दो खास कारणों से रियल एस्टेट की सबसे ज़्यादा सलाह देता हूँ। पहला कारण, कर कानून रियल एस्टेट में निवेश करने वाले व्यवसाय मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा कारण, आपका बैंकर रियल एस्टेट खरीदने के लिए आपको खुशी खुशी कर्ज दे देगा। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड और स्टॉक खरीदने के लिए 6.5% की दर से 30 साल का लोन मांग कर देखें। वह आपकी खिल्ली उठाते हुए आपको बैंक से बाहर निकाल देगा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, जब किराया चुकाने के ही पैसे मुश्किल से निकल पाते हैं तो मैं रियल एस्टेट में कैसे खरीद सकता हूँ? अच्छा सवाल है। आप नहीं खरीद सकते, यानी तब तक नहीं खरीद सकते जब तक आपके पास अतिरिक्त पैसे ना आ जाएं। इसलिए यह कदम व्यवसाय खड़ा करने और उसके विकास में दोबारा निवेश करने के बाद आता है, ताकि आपके पास अतिरिक्त नगद पैसा रहे। लेकिन मुझे अपना मतलब पूरी तरह स्पष्ट करने की अनुमति दें। जब मैं कहता हूँ रियल एस्टेट में निवेश करें तो कई बार गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि कई लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि रियल एस्टेट संपत्ति के रूप में कैसे काम करती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट से मुनाफा कमाने का एक ही तरीका है, किसी कीमत पर जायदाद खरीदना और फिर ज़्यादा ऊंची कीमत पर उसे बेच देना, या ब्रैकेट में या तो थोड़े सुधार के बाद फटाफट या फिर कुछ समय बाद। गलत। यह तो गाय को खरीदकर उसे किसी कसाई को बेचने जैसा है।
आपको तो यह चाहिए कि आप गाय खरीदें और उसे हमेशा के लिए अपने पास रखें ताकि आप उसका दूध बेच सकें। रियल एस्टेट खरीदने का उद्देश्य इसे बेचना नहीं है, इसका उद्देश्य तो आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्ति बनाना है। इसे अच्छी तरह सीखने में समय, शिक्षा, अनुभव और धन की ज़रूरत होती है। किसी भी नई चीज़ की तरह ही इसे सीखने में भी कुछ गलतियां आसानी से हो जाती है और रियल एस्टेट की गलतियां ब्रैकेट में खास तौर पर जायदाद के प्रबंधन में बहुत महंगी साबित हो सकती है। जब तक कि आपके पास अतिरिक्त नियमित आमदनी और कर लाभ ना हो जो बी क्वाड्रेंट के बिजनेस में होते हैं, तब तक रियल एस्टेट या तो ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम भरा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा धीमा है। कई लोग रियल एस्टेट में सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा नकद पैसा नहीं होता। सच तो यह है कि रियल एस्टेट के सर्वश्रेष्ठ सौदे आमतौर पर बड़ी धनराशियों के होते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको सिर्फ वही रियल एस्टेट सौदे मिल सकते हैं जिन्हें असली दौलतमंद लोग ठुकरा चुके हैं। इतने सारे लोग बिना डाउन पेमेंट वाले निवेश की खोज इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई डाउन पेमेंट होता ही नहीं है। जब तक कि आप सचमुच अनुभवी ना हो और आपके पास वक्त ज़रूरत के लिए बहुत सारा नगद पैसा ना हो, तब तक बिना डाउन पेमेंट का निवेश आपके जीवन का सबसे महंगा निवेश हो सकता है। स्टेप 4, अपनी संपत्तियों को विलासिता का सामान खरीदने दें। हमारे संघर्ष के दौर के बाद एक ऐसा समय आया जब हम ज़्यादा बड़ा मकान खरीद सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कई वर्षों तक किम और मैं एक छोटे से मकान में रहते रहे जिसकी मासिक किस्त मात्र $400 थी। हम ज़्यादा महंगी कारें खरीद सकते थे, लेकिन इसके बावजूद हम लंबे समय तक सामान्य कारें ही चलाते रहे। ऐसा क्यों? वह इसलिए क्योंकि इस दौरान हम अपनी अतिरिक्त आमदनी से अपना व्यवसाय खड़ा कर रहे थे और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे थे। आज हम एक बड़े घर में रहते हैं। हम दोनों के पास कुल मिला के 6 आलीशान कारें हैं, लेकिन वह मकान या कारें हमने नहीं खरीदी, यह तो हमारी संपत्तियों ने खरीदा है। हम तो सिर्फ उनका आनंद लेते हैं। जब मैं विलासिता के सामान कहता हूँ तो यह ज़रूरी नहीं है कि यह किसी तरह की फिजूल खर्ची या दिखावटी चीज़ ही हो। यह तो कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसी जिसे आप चाहते हो और जिसका आप आनंद लेते हो, लेकिन वह आपकी ज़रूरत से परे हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी ऐसे परिचित के बारे में सोचें जो आजीविका की खातिर काम करता है, लेकिन उसे यह नौकरी कतई पसंद नहीं है। अगर आप उससे कहते हैं, सुनो, अगर तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है तो छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ते? तो इसके जवाब में क्या वह क्या कहेगा? मैं तो इसे कब से छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास यह विलासिता नहीं है। सही बात है, कई लोगों के लिए नौकरी छोड़ना ही वह पहली विलासिता है जो वे चाहते हैं। आप वह विलासिता कैसे पा सकते हैं? उसी तरह जिस तरह किसी दूसरी विलासिता को पाते हैं। आप अपने व्यवसाय और या अपनी रियल एस्टेट संपत्तियों से होने वाली आमदनी से उसे खरीदते हैं। जाहिर है, इसके लिए आपको इतनी बड़ी संपत्तियां बनानी होगी ताकि वह आपको आपकी मनचाही चीज़ खरीद कर दे सके। आपने देखा यह कैसे काम करता है। आप अपनी विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए अपनी आमदनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप तो इसका इस्तेमाल संपत्ति बनाने के लिए करते हैं, अपना व्यवसाय तथा रियल एस्टेट निवेश। और जब वे पर्याप्त बड़े हो जाते हैं तो आप उन्हें अपने लिए विलासिता का सामान खरीदने की अनुमति दे देते हैं और यह हमें सपनों की ओर ले जाता है। अध्याय 15 समाप्त। सुनने के लिए धन्यवाद।